हेलो स्टूडेंट्स, अपना एक चैप्टर पूरा हो चुका है। आज अपन दूसरे लेसन की बात करेंगे। ठीक है, अब अपना चलेगा प्लांट एंड एनवायरनमेंट। क्या चलेगा? प्लांट एंड एनवायरनमेंट, पादप और वातावरण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे वायुमंडल में गैसों की संगठन की। किसकी बात करते हैं? वायुमंडल में गैसों के संगठन की। देखो, हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, ठीक है, धूल के कण हैं, पराग कण हैं, धुआं है, ठीक है, और भी अन्य कई प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की क्या हैं? गैसें हैं। अब देखो, इन गैसों का संगठन क्या है, कितनी कितनी मात्रा में ये गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। और 1% के अंदर CO2, जिसकी मात्रा कितनी है? 0.03% है। जल वाष्प 0.2% है। ऑर्गन गैस 0.2% है। ठीक है, तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों के क्या हैं? विभिन्न प्रकार की गैसों के क्या है? संगठन हैं। ठीक है, जिनकी इनकी मात्रा पाई जाती है, और इनकी मात्रा भी क्या है? हमारे लिए लाभदायक है। और यही मात्रा ही पारिस्थितिकी तंत्र को क्या हुए हैं? बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पहले टॉपिक की कि वायुमंडल में गैसों का संगठन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल कण आदि पाए जाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। कितनी है? 21% है। वह 1% क्या है? अन्य गैसें हैं, जिसके अंतर्गत क्या आती है? ऑर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक है, तो 1% के अंदर ये क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसें आती है। और अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन क्या है? हमारे लिए प्राणदायक है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जीव क्या जीवित नहीं होगा, चाहे वो पादप हो, चाहे वो क्या मनुष्य या कोई जंगली जीव हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सजीवों के द्वारा श्वसन के अंदर, ठीक है, जब हम श्वसन लेते हैं मतलब, ठीक है, कौन सी गैस सर्वाधिक लेते हैं? ठीक है, जब हम श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस को सर्वाधिक अपन ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन में आया था, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया था ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन दिया था नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन दिया था हीलियम, और लास्ट का ऑप्शन था उपरोक्त सभी। ठीक है, अब जो क्या थे, जो जल्दी करने में सक्षम होते हैं पेपर को, वो जल्दी करने के चक्कर में क्या कर गए? ऑक्सीजन को क्लिक कर गए। ठीक है, क्योंकि हम बता दें कि ऑक्सीजन कितनी है? 21% है वायुमंडल में, और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता है कि सभी जीव क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये फैक्ट बात है, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये तो है नहीं कि अपन वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन खेते हैं और बाकी को अपन फिल्ट्रेशन करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, अपने शरीर में जाती नहीं है, एक बार तो सारी गैसें ही अपने शरीर के अंदर जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? तो आपने सबसे ज़्यादा इसका आंसर बोर्ड के द्वारा या फिर जो जिसने कंपटीशन एग्जाम लिया था उसने किसको माना था? नाइट्रोजन को माना था। किसको माना था? नाइट्रोजन को माना था, क्योंकि वायुमंडल में कितनी परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, और जब अपन 100% अपन किसी वायु को ग्रहण करेंगे तो उसमें से 78% क्या गई? नाइट्रोजन गई थी ना अपने अंदर। तो अपन सबसे ज़्यादा ग्रहण कौन सी श्वसन करते हैं? नाइट्रोजन गैस को लेते हैं। लेकिन काम में क्या आती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। ये तो जैसे जाती है वैसे बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन से काम में आती है? 21% ऑक्सीजन काम में आती है हमारे श्वसन के लिए। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना आप। तो अब बात करते हैं कि इनके अलावा भी गैसों के अंदर, गैसों के अतिरिक्त भी
वायुमंडल में अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जल वाष्प है। जल वाष्प क्या है? देखो, जो जल वाष्प है, ठीक है, यह वायुमंडल में पाई जाती है और क्या करती है? उस वायुमंडल के तापमान को कम करती है, तापमान को नियंत्रित करती है। कौन? जल वाष्प, ठीक है। और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो इनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप देखो, धूल के कण, धूल के कणों के बारे में आपने सुना होगा कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल के कण पाए जाते हैं, और जब प्रकाश इन धूल के कणों पर पड़ता है तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो समझ में आ गए 2 पॉइंट क्या हैं ये? जल वाष्प और धूल के कण, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया जल वाष्प क्या है? तापमान को नियंत्रित करती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जल वाष्प क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं धूल कणों की। जो धूल के कण हैं वायुमंडल में बहुत सारे पाए जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें पड़ते हैं तो ये धूल के कण क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, जिससे कौन सी क्रिया होती है? प्रकीर्णन की क्रिया होती है। और प्रकीर्णन की क्रिया के कारण जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक पॉइंट की, परागकण, ठीक है। अब आपको पता है पोलन ग्रेन, जो ये पोलन ग्रेन है वायुमंडल में क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं, ठीक है। और उड़ने के बाद ये क्या करते हैं? परागण करते हैं। क्या करते हैं? परागण करते हैं, ठीक है। लवण की मात्रा पाई जाती है समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। शरीर कैसा रहता है? चिपचिपा सा रहता है, ठीक है। क्या रहता है? क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो आर्द्र है, लवण युक्त है, ठीक है। अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, धुआं पाया जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म जीवाणु और बीजाणु ये क्या है? पाए जाते हैं। किसके अंदर? वायुमंडलों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं CO2 की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ठीक है। और सेकेंड ईयर में आपने ये भी पढ़ा था कि CO2 के पादपों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब बात करते हैं CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0.03% होती है। कितनी होती है? 0.03% होती है। और CO2 के कारण ही पादपों में श्वसन और उपापचय जैसी क्रियाएं क्या होती हैं? संभव होती है। उनके रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया और बंद होने की प्रक्रिया भी किस पर डिपेंड करती है? CO2 पर डिपेंड करती है, ठीक है। विसरण की प्रक्रिया, परासरण की प्रक्रिया सब किस पर डिपेंड करती है? CO2 पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपने सेकेंड ईयर में ये सब पढ़ा था। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0.03%। सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी है? पादपों के लिए उपयोगी है। किसके लिए? पादपों के लिए। किसमें? श्वसन के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए, ठीक है। किसके लिए? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। परासरण के लिए, ऑस्मोसिस के लिए, परासरण, विसरण आदि के लिए क्या है? CO2 उपयोगी है। अब बात करते हैं ओजोन गैस की, ठीक है। ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस 10 से 15 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर पाई जाती है। मतलब पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर क्या पाई जाती है? ओजोन गैस का घेराव होता है। और आपने पढ़ा होगा कि ओजोन गैस हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? सुरक्षा करती है, ठीक है। अगर ये ओजोन गैस का क्या हो जाए? अपहास हो जाए, अर्थात ये नष्ट हो जाए, तो सजीवों के ऊपर, खासतौर पर अपन मानव की बात करें या पशुओं की बात करें, तो एलर्जी जैसी समस्याएं, चर्म रोग जैसी समस्याएं, श्वसन जैसी समस्याएं आदि उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या करें? ओजोन गैस क्या है? पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, जो हमारी यूवी रेज से क्या करती है? सुरक्षा करती है। क्या करती है? यूवी रेज से सुरक्षा करती है। अब अपना अगला पॉइंट चलता है, ठीक है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या है? परिवर्तित होती रहती है, जैसा मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था, ठीक है। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होती है? कम होती है,
ठीक है। और क्या करती है, जल वाष्प सूर्य ताप को कम कर देती है, अर्थात तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। ये तो क्या था, गैसों का संगठन था। ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की, कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। ठीक है। तो वायुमंडल को अपने अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन क्षोभ मंडल की। किसकी बात कर लेते हैं? क्षोभ मंडल की। ठीक है। ट्रोपोस्फियर, पहले 5 के प्रकार पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ठीक है। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की। देखो क्षोभ मंडल है वो लगभग 16 से 18 किलोमीटर के अंतर्गत है। क्या है? 16 से 18 किलोमीटर के अंतर्गत क्या है? क्षोभ मंडल है पृथ्वी तल से। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्षोभ मंडल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो क्षोभ मंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के धूल के कण हैं और क्षोभ मंडल के अंदर ही आंधियाँ आती हैं, वायु का प्रवाह तेज होता है। ठीक है। तो ये क्या है, आदि जैसी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो समताप मंडल क्या होता है। समताप मंडल के अंतर्गत पहले तो ये देखते हैं ये कितना है, 18 से 50 किलोमीटर है। कितना है? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है। और ये क्या है, बिल्कुल समान ताप है यहाँ पे। यहाँ पर कोई आंधी तूफान कुछ नहीं आते, लेकिन इसमें क्या है, वायुयान क्या करते हैं, आसानी से उड़ते हैं। ठीक है। तो समताप मंडल में क्या है, वायुयान उड़ते हैं। अब बात करते हैं अपन मध्य मंडल मेसोस्फीयर की। ठीक है। जो अपना मध्य मंडल है वो क्या है, 50 से 80 किलोमीटर है। क्या है? 50 से 80 किलोमीटर है। और जो मध्य मंडल है इसको अपन क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो क्या हो गया, जो मध्य मंडल है वो किसे क्या कहता है, ओजोन मंडल कहते हैं, जो हमारी यूवी किरणों से सुरक्षा करती है। ये आयन मंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं। ये क्या हो गया, 50 से 80 और 80 से 400 किलोमीटर। कितना है? 80 से 400 किलोमीटर ऊपर क्या पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयन मंडल पाया जाता है। और जो आयन मंडल है इसके अंतर्गत विभिन्न आयनों का निर्माण क्या होता है, विभिन्न आयनों का निर्माण होता है, जिसमें रेडियो तरंगे, टीवी की तरंगे। ठीक है। जिससे क्या है, संचार में क्या मिलती है, हमें सुविधा प्रदान होती है, सुविधा मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की। किसकी बात करेंगे? बहिर्मंडल की बात करेंगे। और बहिर्मंडल है 400 से 1600 किलोमीटर। कितना है? 400 से 1600 किलोमीटर। ठीक है। जो 400 से 16 किलोमीटर है तो क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, अंतरिक्ष में मिल जाता है। क्या हो जाता है? अंतरिक्ष में मिल जाता है। और इसी ही बहिर्मंडल के अंतर्गत अपन रॉकेट प्रक्षेपण, ठीक है, करते हैं। क्या करते हैं? रॉकेटों का, मिसाइलों का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है। जो क्या है, विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं, वो भी क्या है, हम इस बहिर्मंडल के अंदर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा वायुमंडल के गैसों के संगठन और वायुमंडलों का के विभिन्न प्रकार के जो 5 परतें हैं अब वो हैं। अब इनका विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट एवं सबसे सघन भाग है। ठीक है। ये इसका क्या है, पहला पॉइंट है कि क्षोभ मंडल अपने पृथ्वी तल से ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो गई। देखो इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, अर्थात क्या कहना चाहता है कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे हम 165 मीटर
कि ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर हम ऊपर चढ़ते हैं, तो क्या 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 हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। कितना डिग्री कम होता है, 1 डिग्री। ठीक है, कब, जब हम पृथ्वी तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, तो इस जो तापमान कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य घटोती दर कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य घटोती दर कहते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें तो इस मंडल में धूलकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रकाश के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिसे आप प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, और इस मंडल में 90% से अधिक जल वाष्प पाई जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया क्षोभमंडल क्या है। क्षोभमंडल क्या है, सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट भाग है और सबसे क्या है, सघन भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 से 18 किलोमीटर है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें धूलकण भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो धूलकण पाए जा रहे हैं वो प्रकाश के ऊपर, जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जिसके कारण क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और इस मंडल में जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य घटोती दर कहते हैं। और इसमें जल वाष्प इस मंडल में कितनी पाई जा रही है, 90% से अधिक पाई जा रही है। तो किसी को समस्या हो तो क्वेरी में डाल देना। ठीक है, अब बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के जस्ट जो ऊपर का मंडल है, या ऊपर की जो परत है, जिसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, अब जो समताप मंडल है वह क्षोभ मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। तो क्षोभ मंडल से ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है, समताप मंडल कहलाता है। और समताप मंडल क्षोभ मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर पृथ्वी तल से। कितनी है, 50 किलोमीटर तक विस्तृत रहता है। अब देखो, इस मंडल में धूलकण, जलवाष्प और बादल नहीं पाए जाते। ठीक है, अब इसमें बादल ये सब नहीं पाए जा रहे, तो वहाँ पे क्या है, जो वातावरण है वो क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, वो क्या है, सामान्य है, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, देखो इस मंडल में धूलकण, जलवाष्प, बादल नहीं पाए जाते, जिससे इस भाग में परिवर्तन क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तन कम होते हैं, जिससे इसमें क्या है, तूफान भी नहीं आते। अब तूफान नहीं आएगा, ठीक है, और क्या है, यह क्या बिना परिवर्तनशील है, तो ठीक है, उसमें कोई घटनाएं नहीं होती। तो यह क्षेत्र हमारे लिए क्या है, वायुयानों के उड़ान के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि वायुयान किस क्षेत्र में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, 90% से अधिक जल वाष्प कौन से मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और इनका क्रम, ये और इनका क्या है, क्रम, क्रम पूछा गया है कि 5 परतों का क्रम से इनको 5 परतों को लिखो। ठीक है, और तो ये हो गया क्षोभ मंडल, हो गया समताप मंडल, हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कोई समस्या हो तो क्वेरी में डाल दीजिएगा।